स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज 80 वर्ष हो गए हमें अंग्रेज़ों की आज़ादी से आज़ाद हुए। मैं रास्ते में आ रहा था तो सोच रहा था कि ऐसी क्या मौलिक बात आज करनी चाहिए कि भाई हम गुलाम क्यों हुए, हम आज़ाद क्यों हुए। भाई चेतना तो हमेशा आज़ाद ही होती है, वो गुलाम तो कभी होती नहीं। लेकिन चेतना के साथ साथ जो हमारा मन होता है, जो हमारे चेतना का सारथी बन के उसको नेविगेट करता है, वो गलत डायरेक्शन में ले जाता है। और जब गलत डायरेक्शन में ले जाता है तो कहीं ना कहीं ऐसी जगह ले जाता है जहाँ पे हमारा गहरा नुकसान होता है और पहले से ही षड्यंत्र की गहरी चादर हमारा इंतज़ार कर रही होती है और इसमें हमें लपेट के एक किनारे कर दिया जाता है। जैसे आज रात में एक मूवी देख रहा था, अमेजॉन प्राइम पे आई है, जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे और एस वेंकटरमन गवर्नर थे, सीआर रंगराजन उनके डिप्टी थे। जो हम जानते हैं, जितना जानते हैं, मुझे लगता है कि वही सच नहीं होता जो हमें बताया जाता है। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि जो आपको बताया जाए, आप ये बात समझ लेना कि किसी ने आपको आंक लिया है कि आपको कितना बताना चाहिए, वो उतना ही बताता है और आप का रिएक्शन उसी हिसाब से आपसे ले लेता है। ऐसे लोगों को भी मैं बहुत होशियार नहीं मानता, लेकिन जो लोग अपना रिएक्शन बहुत जल्दी दे देते हैं उन लोगों को भोला जरूर मानता हूं मैं। ये दुनिया होशियार लोगों ने नहीं बनाई, ये दुनिया ईमानदार लोगों ने बनाई। तो मुझे लोगों की ईमानदारी पे जरूर भरोसा रहता है। और जैसे चेतना रथी है तो मन उसका सारथी है, तो भटकाव की गुंजाइश हर जगह रहती है। मैंने अभी हाल ही में कहीं बोला था कि भाई जब भारत गुलाम हुआ और अंग्रेज़ों की सत्ता पूरी तरह से स्थापित हो गई पूरे पृथ्वी पर लगभग सभी देशों में, तो एशिया महाद्वीप की आबादी उस समय करीब करीब 64 करोड़ थी, जिसमें सबसे ज़्यादा आबादी हमारी भारत की ही थी और उसके बाद चाइना की थी। पूरे एशिया महाद्वीप में मात्र 1,60,000 अंग्रेज थे बस। तो बड़ा आश्चर्य होता है कि 64 करोड़ लोग जहां हों और 1,60,000 लोग उनके ऊपर शासन करें। मन में कोई भी थोड़ा सा भी तार्किक व्यक्ति हो तो सवाल उठता है कि 64 करोड़ लोगों पे 1,60,000 लोग कैसे शासन ही नहीं कर रहे बल्कि उनका मान मर्दन भी कर रहे हैं और लोग मान मर्दन बर्दाश्त भी कर रहे हैं। ऐसा कैसे हुआ? मुझे लगता है कि ऐसा आज भी कहीं न कहीं हमारे मन के अंदर जो गुलामी का गहरा संस्कार बैठा हुआ है, उसके कारण हम सवाल नहीं करते। हम खुद से भी सवाल नहीं करते। हम सरकार से, व्यवस्था से क्या सवाल करें? हम दोस्तों मित्रों से भी सवाल नहीं करते, हम परिवार में भी सवाल नहीं करते। 100 में 99 लोग सवाल नहीं करते, उनको सवाल पता ही नहीं कि कब क्या पूछना है। मैंने अक्सर देखा है कि जो गुलाम हुए वो गुलाम होने के लिए पहले से तैयार ही थे और क्रांति की आवाज़ जिन लोगों ने लगाई या जिन लोगों ने पुकारा, जब देश गुलाम था तब भी वो गुलाम नहीं थे। चेतना के स्तर पे शासन अंग्रेजों का था, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग थे जो उस दास्ता को, उस गुलामी को स्वीकार नहीं करते थे। इसीलिए गांधी जी ने बात कही थी कि क्रांति जो है व्यक्ति में घटती है, समाज में नहीं घटती। समाज तो अंधा होता है, उसको फॉलो करता है। जो जिसमें क्रांति घटती है वो उस भीड़ को मोबिलाइज कर लेता है। लेकिन अंग्रेज आए हमारे यहाँ तो उन्होंने भीड़ को मोबिलाइज नहीं किया, न कोई रैली की, न कोई सभा किया। बड़ी आश्चर्यजनक बात लगती है कि हमारे यहाँ लीडर्स रैलियां करते हैं, सभा करते हैं,
अंग्रेजों ने कभी कोई रैली सभा की इसका एक भी एग्जाम्पल नहीं मिला आज तक। गांधी जी ने लोगों को जोड़ने के लिए राम राज्य का उदाहरण दिया, लेकिन गांधी जी कभी किसी मंदिर गए इसका एग्जाम्पल नहीं मिलता कहीं, एक भी फोटो नहीं है इतिहास में। इससे ये पता चलता है कि जो अति तार्किक और अति बुद्धिमान लोग हुए, उन्होंने परमात्मा, ईश्वर, धर्म, इन सब का सहारा समाज को जोड़ने के लिए किया, समाज को तोड़ने के लिए नहीं। तो मुझे लगता है कि हम जहाँ हैं, जिस इकाई पे खड़े हैं, जिस जमीन पे खड़े हैं, जिस जगह पे खड़े हैं, हमारी बुद्धि अगर हमें पुकारे तो ठीक, हमारे मन की चेतना हमें पुकारे तो ठीक, हमें कोई भी पुकारे तो ठीक, कोई ना भी पुकारे तो ठीक, कम से कम इतना तो हमें बताया ही गया है कि रास्ता वही जिस पर महापुरुष चले। कम से कम हम इतिहास से ही थोड़ा सबक ले लें। तो मेरा आज मन बिल्कुल भी कोई भाषण देने का नहीं है, मैं भाषण देने वाला व्यक्ति भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हर व्यक्ति कमियों और खूबियों के जोड़ से मिलकर मुकम्मल होता है। हजारों कमियाँ मेरे अंदर भी हैं और होनी ही चाहिए। मेरे एक दोस्त थे बम्बई में, जब मैं पहले दिन बम्बई गया था तो उनके ऑफिस में गया था, तो उन्होंने एक शेर लिखा था। वो जो शेर लिखते थे अपने दीवार के पीछे चिपका देते थे। तो उनका एक शेर मुझे याद आ रहा है कि आदमी पूरा हुआ तो देवता बन जाएगा, ये जरूरी है कि उसमें कुछ कमी बाकी रहे। तो जहाँ कमियाँ होती हैं, जहाँ थोड़ा ढलान होता है, पानी वहीं बहता है। और अगर सारी ज़मीन एकदम समतल बराबर हो जाए तो मुझे लगता है कि पृथ्वी पर से समुंदर का अस्तित्व समाप्त हो जाए, नदियों का अस्तित्व समाप्त हो जाए, मतलब बारिश के पानी को आसरा देने वाले उन नदी नालों का अस्तित्व समाप्त हो जाए। लेकिन ये नदी नाले, समंदर, नदियाँ, ये सारे इसलिए हैं कि इनकी भी ज़रूरत है। तो समाज में जो, जैसे मैं एक बहुत साल पहले, पहला जब सालगिरह थी या मेरा बर्थडे था, तो मैंने एक बात बोली थी कि जैसे आपके घर में कोई कचरा डालना चाहे तो आप उसको रोकेंगे, उसके बाद भी कोई डालना चाहे तो आप अथॉरिटीज़ को कंप्लेन करेंगे। लेकिन आप लोग ज़रा विचार करिए कि हमारे आपके बीच में ही अगल बगल बैठने वाला कुलीग आपके दिमाग में कितना कचरा डाल के चला जाता है, और उसका स्वागत भी आप करते हैं, उसका इंतज़ार भी आप करते हैं कि थोड़ा गॉसिप हो जाए, थोड़ा मज़ा हो जाए, थोड़ा चाय चस्का हो जाए। ठीक है, एक हद तक ये सब बातें भी होनी चाहिए, जीवन में थोड़ा निंदा रस भी बना रहना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन ये फ़र्क आप लोग करना समझिए कि कब निंदा रस आपको आपके जीवन के असली रस से विष रस में बदल देता है, आपके जीवन का आनंद समाप्त कर देता है। फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और आप उन्हीं चीज़ों के आदी हो जाते हैं। जो लोग ड्रग्स लेते हैं या जो एडिक्ट हो जाते हैं, वो बड़े कमज़ोर मन के लोग होते हैं। मजबूत मन के लोग किसी नशा के आदी कभी नहीं हुए, ये पूरी दुनिया की रिसर्च करती है। तो अगर कोई आदमी रोज़ आपको 1-2 डोज कूड़ा कचड़े की आपके दिमाग में इंजेक्ट कर रहा है और आपको मज़ा भी आ रहा है, तो वो ड्रग जैसा ही है। और ये निश्चित समझ लेना कि वो आदमी एक प्रतिबंधित कंट्राबैंड की तरह आपके जीवन में आ रहा है, आपको 2 डोज दे रहा है और 2 डोज दे के आपको आदी बना के चला जा रहा है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। ऐसे लोग दिखते नहीं लेकिन बड़े विषैले होते हैं। सांप सड़कों पे नहीं घूमता, कभी कभी देखा जाता है, वो बिलों में रहता है। ऐसे लोग बिल से निकलते हैं, आपको डस के चले जाते हैं। अपने कान को मजबूत रखिए। जब आपके कान मजबूत रहेंगे तो आपका दिमाग मजबूत रहेगा। दिमाग मजबूत रहेगा तो आँख की देखने की क्षमता ज़्यादा रहेगी। आँख की देखने की क्षमता ज़्यादा रहेगी तो आपके निर्णय लेने की और एज्यूम करने की क्षमता ज़्यादा रहेगी, अनुमान लगाने की क्षमता ज़्यादा रहेगी। लेकिन मैं अक्सर देख रहा हूँ कि कोई ऐसा नहीं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की बात है, ये हर जगह की बात है, ये बीमारी है। और स्वास्थ्य और बीमारी में क्या अंतर है? स्वास्थ्य वो है जो बीमारी से मुक्त हो, और बीमारी वो है जो स्वास्थ्य को
अपना ग्रहण बना ले, अपना ग्रास बना ले, उसको निगल जाए। यानी जब वायरल फीवर हुआ तो कोई न कोई वायरल ने आपको अटैक कर लिया, आपको घेर लिया। वैसे ये सारी चीज़ें हैं। मैं ये सब सारी बातें अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई रट्टा मार के कहीं से आया हूँ और आप लोगों को बोल रहा हूँ। लेकिन इस संस्थान का मुखिया हूँ तो मैं सारी चीज़ों से गुजरता हूँ। सैकड़ों फ़ोन रिसीव करता हूँ, सैकड़ों लोगों की बातें सुनता हूँ, लेकिन मैं बहुत इक्का दुक्का बातों को आगे पास ऑन करता हूँ। मुझे लगता है कि 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन टाइम देना चाहिए किसी बात पर रिएक्ट करने के लिए। लेकिन जो बात मेरे अनुभव से गुजर गई, जिस बात से मैं मुतमईन हो गया, जिस बात को मैंने 100/100 परख लिया, जो बात सबूत के तौर पे मेरे हथेली पर रखी, अगर उस बात को कोई झुठलाना चाहता है तो इसका मतलब वो मुझे गिराना चाहता है। उसको मैं नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मेरे जीवन का सिद्धांत है, इसको मान के चलता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि बेसिक रिस्पेक्ट पाना, गौरव से जीना हर प्राणी मात्र का अधिकार है। मैं प्राणी मात्र बोल रहा हूँ, जो बोलता नहीं बेजुबान जानवर, उसको भी मैं काउंट कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई आदमी अपने छल से, प्रपंच से आपके मनोबल को किसी विषैले आदमी के कई बातों से कुचलना चाहता है, तो आप विनम्रतापूर्वक अपनी बात रखने का हुनर सीखिए। वसीम बरेलवी साहब बहुत बड़े शायर हैं। उनका एक शेर है जो मुझे हमेशा जुबान पे रटा रहता है, बड़े काम का शेर है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कहने का सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो सलीका भी आना बड़ा जरूरी है। और तमीज़ और तहजीब की किताब देखिए, कहीं बाजार में तो मिलती नहीं। आदमी किसी फैक्ट्री में अभी तक बनाए नहीं जा सके। तो ये फराज या अकबर इलाहाबादी जी में से किसी एक का शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। पहली बार में ही बहुत भरोसा करने की जरूरत नहीं। न माँ बाप ने कह के घर से भेजा है, न पत्नी ने सुझाव दे के भेजा है कि भाई जाना और सीधे बर्फ़ की तरफ पिघल जाना। थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा तार्किक बनो, थोड़ा खुद से चिंतन मनन करो। मैं कहता हूं कि मैं 2-4-10 बातों पर रिएक्ट करता हूं। मेरे संस्थान की बात है, मेरे संस्थान के परिवार के लोग यहाँ खड़े हैं। जितना फ़ोन और जितनी शिकायतें मैं सुनता हूं और सुनने के बाद महीनों महीना रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जब मुझे भरोसा आ जाता है और जब मेरे अनुभव से बात गुजरने लगती है, जब मैं उसका असर कई जगहों पर फील करने लगता हूं, तब मैं जाके रिएक्ट करता हूं। और जब देखता हूं कि आदमी साफ साफ झूठ बोल रहा है, फिर भी मैं उसको नहीं चाहता कि वो जलील हो, उसको जलील नहीं करना चाहता है। हर आदमी के गलती करने की भी सीमा है, लेकिन अगर मैं उससे ओहदे में बड़ा हूं तो मुझे उस गलती को नज़रअंदाज करने की भी सीमा रखनी चाहिए। अगर मैं इस पद पे बैठ के जलील करने का ठेका उठा लूं तो फिर तो मैं सबको रोज़ जलील करूं, लेकिन मैंने कभी किसी को जलील नहीं किया। मैं इतना जरूर कहूँगा, मेरी जिससे भी बात हुई होगी अपने संस्थान में, 1 to 1 बातचीत हुई होगी, मैंने 4 आदमी के सामने किसी को बुला के कभी नहीं डांटा होगा। हाँ, फ़ोन पे डांटा है, डांटना मेरा अधिकार है। करेक्शन भी करता हूँ, जब कोई गलती मेरे से होती है तो मैं माफ़ी भी मांग लेता हूँ। मुझे लगता है कि इतनी तरलता, इतनी सरलता, इतनी विनम्रता हमारी ज़रूरत है जिंदा रहने के लिए, हमें अच्छा काम करने के लिए, अच्छा व्यवहार करने के लिए, समाज में खड़ा रहने के लिए, अच्छी खबरें दिखाने के लिए सहज सरल विनीत स्वभाव का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर हम अपने अंदर इतनी इलास्टिसिटी और इतनी जगह नहीं रखते तो आप ये समझिए कि फिर आप खबर दिखा के समाज को क्या सूचना देंगे, अगर आपके अंदर ही कोई आचरण नहीं है, व्यवहार नहीं है, वो तरलता, विनम्रता और वो अंदर से शौर्य, साहस नहीं है। देखिए, डरता कायर भी है, डरता बहादुर भी है। दोनों में एक बड़ा मूलभूत अंतर होता है। कायर डरता है तो घर से नहीं निकलता, बहादुर डरता है फिर भी करता है। जो सैनिक सीमा पे लड़ते हैं, क्या उनको डर नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। क्या उनके घर में माँ बाप नहीं है, परिवार नहीं है? लेकिन वो अपनी ड्यूटी को जानते हैं और ये जानते हैं कि देश बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे जीवन का। जब सोना गिरवी रखने की बात आई, आज की मूवी की ही बात बता रहा हूँ मैं, उस पर आज ट्वीट भी करूँगा, कुछ बातें बड़ी दिल को छू गई। भाई, चंद्रशेखर जी की सरकार थी और मुझे गर्व है कि मैं उसी लोकसभा
डिलिमिटेशन के बाद उसी कंस्टिट्यूएंसी से आता हूँ। बलिया लोकसभा जो है, पहले गाजीपुर लोकसभा थी। तो जब आरबीआई गवर्नर उनको बोलते हैं कि आप सरकार और कुर्सी की चिंता कर रहे हैं, जब देश ही नहीं बचेगा, कुर्सी में दीमक लग गए हैं, उसके जगह नई कुर्सी पे आपको मैं ला के बिठा सकता हूं, लेकिन जब देश ही नहीं बचेगा तो करोगे क्या फिर? तो ये बात मेरे दिल को बड़ा टच कर गई। तो मैं आप लोगों से यही अपील करता हूं कि जब संस्थान के लिए आते हो, काम करते हो, ये बात हमारे जीवन में सहारा श्री ने मुझे सिखाई थी। हमेशा मैं उनको याद करता हूं, कोई ना कोई सीख याद आई जाती है। अपने जीवन के 97 से 2002 और 2006 से मेरा साथ रहा। 2009 में सहारा का मैं सीईओ बना, लेकिन 2006 से लेकर 23 साल अपने लाइफ का प्राइम टाइम मैंने उनके साथ गुजारा। वो एक बात कहते थे कि जन्म देने वाली माँ और रोजे देने वाली संस्था से जो गद्दारी करे उपेंद्र, उसको कभी माफ नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग करते हैं गद्दारी, क्या करें? जब गद्दारी नहीं होती तो ये देश गुलाम ही क्यों होता? लालच में लोगों ने देश को बेच दिया। आचार्य चाणक्य का इतिहास 3500 साल पुराना है। सबको समझाते रहे कि संभल जाओ, सिकंदर आ रहा है। थोड़े थोड़े लालच में सबने अपना जमीर बेच दिया, सबने दरवाजे खोल दिए और सिकंदर आया, शासन किया। लेकिन सिकंदर की भी कहानी क्या अजीब है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस देश पे शासन किए, फिर भी उनको महान कहा गया। उसमें सिकंदर भी एक है। जब सिकंदर भारत जीत के लौट रहा था तो उसको कई बीमारियां हो गई, जिसमें हैजा की बीमारी बहुत इतिहास में पढ़ने को मिलती है। तो जब वो मर रहा था तो उसने अपने लश्कर में जो उसका मेन डॉक्टर था उसको कहा कि मैंने अपने माँ से वादा किया था कि जब मैं पूरी पृथ्वी जीत के लौटूंगा तो तुमसे एक बार जरूर मिलूंगा, लेकिन मुझे बचा लो, मुझे लग नहीं रहा है कि मैं बच पाऊंगा, और मेरा आधा राज्य ले लो। तो डॉक्टर ने कहा कि पूरा राज्य देने से भी एक सांस नहीं मिलती। तो उसको डायोजनीज की बात याद आई। जब वो डायोजनीज यूनान में बहुत मशहूर हो चुका था, उसे विश्व यात्रा पे निकलने से पहले वो मिलने गया था। तो डायोजनीज, सबको कहानी पता ही होगी, धूप खा रहे थे, ठंड का मौसम था। तो उसने कहा कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैं आया हूँ और मैं दुनिया जीतने के लिए यात्रा पे निकलने वाला हूँ। तो डायोजनीज ने पूछा कि तो दुनिया जीत के क्या करोगे? बोला मैं आराम करूँगा उसके बाद। तो डायोजनीज ने कहा कि क्या मेरे आराम करने पे तुमको कोई शक है? मैं भी तो आराम ही कर रहा हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं जीता। मेरे पास एक भिक्षा पात्र था, वो भी एक कुत्ता कुछ दिन पहले मैं चिंता ही रहते थे बिना कपड़े के, लेकिन एक भिक्षा पात्र वो रखते थे। एक दिन देखा उन्होंने कि अपना नदी किनारे भिक्षा पात्र मांज रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। कुत्ता आया, चट से डायरेक्ट पानी पिया, चला गया। तो डायोजनीज ने उस कुत्ते को पाल लिया और अपना गुरु बना लिया। ये बड़ा अजीब कहानी है, लेकिन सच्ची कहानी है। बोला कि अंतिम ज्ञान इसी कुत्ते ने दिया। एक सीढ़ी बची हुई थी मुक्ति के मार्ग की, जो ये भिक्षा पात्र रोके हुए था। वो कुत्ते को डायरेक्ट नदी से पानी पीते हुए देख के डायोजनीज ने अपना भिक्षा पात्र भी त्याग दिया और वो डायरेक्ट नदी से पानी पीने लगे। तो ये जो विचारों के कंधे और कूड़ा करकट रूपी कंधों का आप जो सहारा लेते हैं, आज स्वतंत्रता दिवस का दिन है, इससे मुक्त होइए, स्वतंत्र होइए थोड़ा विचारों में, अपनी रवानी में, अपने अंदाज में, अपने सुर ताल में, अपने लय छंद में जीने की कोशिश करिए। ऐसे रहिए जैसे आपको किसी की जरूरत नहीं इस पृथ्वी पे। ऐसे जीना सीखिए जैसे मैं रोज रात को सोते वक्त परमात्मा को प्रणाम करता हूँ और सोचता हूँ कि ये आज आखिरी दिन है प्रभु, फिर अगला दिन आ जाता है, फिर उसको मैं जीने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मैंने जीवन में सीख लिया है, इसीलिए एक चीज़ मेरे स्वभाव में आई है, मैं मानता हूँ कि वो भी अहंकार का एक रूप है, कि मेरे अंदर से भय खत्म हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि विनम्रता जो है बहुत रईस और अमीर लोगों का लक्षण है, वो पैसे से उसकी तुलना नहीं करनी चाहिए। ये वो गुण है जो विचारों से गरीब आदमी अफोर्ड कर ही नहीं सकता, विचारों से बहुत घना और बहुत अमीर आदमी इसको अफोर्ड करता है। झुकने आना चाहिए,
मेरे अंदर भी ये कमी है, मैं इस कमी से लड़ रहा हूँ, इसको ठीक करूँगा। और अगले स्वतंत्रता दिवस पे कुछ मैंने क्या क्या किया एक साल में, कहाँ कहाँ मैं झुका, कहाँ कहाँ लड़ने के मौके आए और मैं लड़ा नहीं, मैंने कदम वापस खींच लिए, उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज देश अपना 80 साल पूरा कर चुका है, ये बड़े गौरव की बात है। लेकिन जितना गौरव इस देश ने देखा उतना इस भूमंडल में किसी देश ने नहीं देखा। लेकिन ये गौरव आता रहा, जाता रहा, लेकिन एक बार पुनः 1947 के बाद ये गौरव हमें वापस मिला है। तो इसको अक्षुण्ण बनाए रखने का काम एक यूनिट की तरह, एक इकाई की तरह हम सबका है। हम जहाँ हैं, मुझे लगता है कि कई बार हम ये सोचते हैं कि ये काम मेरा थोड़े ना है, कोई काम किसी का नहीं है। लेकिन जहाँ आप खड़े हैं वहाँ गंदगी न रहे, इतना काम तो, इतनी समझ तो मानव होने के नाते होनी ही चाहिए। वो गंदगी विचारों की हो या वो गंदगी कोई आपके सामने जाके केले का छिलका फेंक जाए, कोई पेप्सी कोला का बोतल ही फेंक जाए, उसको उठा के डस्टबिन में डालने भर की चेतना अगर आपके अंदर नहीं है और वहाँ से आप पीट करके चले जाते हैं, तो मुझे लगता है कि आप मानवता के मयार से बहुत नीचे गिरे हुए व्यक्ति हैं। उससे ऊपर उठने की ज़रूरत है। अगर इतना भी आपको समझ पैदा नहीं हुई तो आप समझिए कि परमात्मा ने आपको पशु के बराबर ही रखा है, फिर भी पशु में चेतना आपसे ज़्यादा है। यानी आप आदमी हो के पशु के तल से भी नीचे हैं। ये मैं आकलन करता हूँ ऐसे लोगों का जो हर जगह से पीठ मोड़ लेते हैं। तो कम से कम जानवरों का वीडियो आजकल इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया आप लोग बहुत सारा देखते हैं, उनके अंदर का तमाम भाव, तमाम जो मानवीय गुण, आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो आदमी होने के कारण परमात्मा ने हमें तो सुप्रीम बनाया है। हम ऐसा काम करें कि जो हमसे नफरत करता है उसकी आंख में भी आंसू आ जाए। प्रयास करें, हो ना हो अलग बात है, एक कदम चलें, दूसरा कदम अपने आप चलने का हुनर आ जाएगा। तो प्रेम करना सीखें, सम्मान देना सीखें। भारत देश में सब चीज़ मैं देखता हूँ, लेकिन लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट करना ही नहीं चाहते। आप जैसे किसी के बारे में फीडबैक लीजिए, किसी का रिक्रूटमेंट मैं करता हूँ, फीडबैक लेता हूँ, 99% लोग शिकायत से ही शुरू करते हैं, बड़ा फ्रॉड है, बड़ा ऐसा है, बड़ा वैसा है। मैं सुन लेता हूँ, लेकिन मैं अपनी बुद्धि से निर्णय लेता हूँ। मैंने एक नया सिद्धांत बनाया है, बहुत संक्षेप में 1 मिनट में कह देता हूँ कि मैंने आदमी को 4 हिस्सों में बांट दिया है। मैं पहला 25 नंबर उस आदमी को देता हूँ जिसका प्रकृति से सीधा संबंध हो, उसके घर के सामने पेड़ हो, चारों तरफ से दरवाजे बंद हो और हल्की सी बूंदाबांदी भी हो रही है और उसको सूचना आ गई, तो मैं मानता हूँ कि उसका संबंध है प्रकृति से। उसको पता चल गया कि कमरे के अंदर भी बैठा है, चारों तरफ से दरवाजे बंद हैं, फिर भी उसको सूचना मिल गई कि बारिश हो रही है, पेड़ खुश हुआ है, पत्ते सरसरा रहे हैं। अगर पतझड़ आ गए, पत्ते पीले होके गिर रहे हैं और नई कोपलें फूट रही हैं, और अगर आपकी निगाह रोज उस पर नहीं जा रही है, अगर आपके सड़क के किनारे स्ट्रीट डॉग हो, वो बहुत दिन से आपको दिखा नहीं और आपका ध्यान उस तरफ नहीं गया, अगर ऑफिस से निकल के आप जा रहे हैं, कोई छत बिछत आदमी को देखते हैं और आपका मन खिन्न नहीं होता, दुखी नहीं होता, तो मान लीजिए कि आप में प्रकृति में कोई रिश्ता नहीं बचा। आप पत्थर हैं, कुछ दिन जिंदा हैं, बोझ हैं पृथ्वी पर। दूसरा 25 नंबर मैं उस आदमी को देता हूं जो अपनी तकलीफ के बराबर दूसरे की तकलीफ को तराजू पे तौल के देखता है और उसको 10 रुपये मदद करने की क्षमता है, तो वो 10 रुपया देने में घटिया व्यवहार नहीं करता, किसी को देने से पहले जलील नहीं करता। रहीम की तरह जब तुलसीदास ने लिख के भेजा दोहा तो कि भाई दान देते हो, नजर नीचे क्यों रखते हो, तो रहीम ने उसका जवाब लिख के भेजा कि देनहार को और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करे, तासो नीचो नैन। तो दूसरा 25 नंबर मैं उसको देता हूं कि जो आदमी अपनी तकलीफ के बराबर ही दूसरे की तकलीफ को समझ के उसी संवेदनशीलता के साथ उसकी मदद करने के लिए हाथ बढ़ाए। हाथ पैसे से ही नहीं बढ़ाया जाता, हाथ समय देकर भी बढ़ाया जाता है, हौसला देकर के भी बढ़ाया जाता है, उसके अंदर के डीमोटिवेटेड भाव को जगाकर उसको मोटिवेट करके भी बढ़ाया जाता है। पैसा एक दान है, लेकिन हमारे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सबसे निकृष्टतम कोटि का दान कहा इसको।
यज्ञ बताए 4-5 तरह के कि धर्म यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्थापरे, स्वाध्याय, ज्ञान यश्च यतेत संस्कृत व्रता। तो द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और जप यज्ञ, 5 तरह के यज्ञ बताए, जिसमें जो द्रव्य यज्ञ है उसको सबसे निकृष्ट बताया। और द्रव्य यज्ञ में ही पैसा आता है, तो पैसा सबसे निचले पायदान पे है। लेकिन हमारे यहाँ ये जो धारणा सिखाई गई कि पैसा रुपया सब मोह माया, इसने बड़ा नुकसान कर दिया भारत का। एक तरफ हम गरीब होते चले गए और गरीब होने के बाद पैसे रुपये लोगों के सामने दुम हिलाते नजर आने लगे। इस विचार ने जितना नुकसान किया, मुझे नहीं लगता कि और किसी विचार ने इतना नुकसान किया होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बोला शायद गीता में कि ज्ञान यज्ञ को उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बताया, जिसके सब आप उपासक हैं। एवरेज आदमी से तो ज्यादा ज्ञान आप लोगों को है ही, इसीलिए तो आप लोग यहाँ बैठे हैं। तो उसमें ज्ञान यज्ञ की महिमा बताई भगवान श्री कृष्ण ने कि ज्ञान यज्ञेन चापि अन्ते यजंतो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विस्वतोमुखम। वो कहते हैं कि मेरे सच्चे अच्छे स्वरूप को वही जान सकता है अनेक अनेक रूपों में, अलग अलग रूपों में, जो ज्ञान का उपासक है, जो ज्ञानी है। तो ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वो है जिसका विवेक नीर क्षीर का हो, हंस की तरह, कि दूध में पानी मिला दीजिए तो दूध पी लेगा, पानी बच जाएगा। जिसका इतना विवेक नहीं वो ज्ञानी नहीं। ज्ञानी मैं भी नहीं हूं, बिल्कुल नहीं, मैं तो सबसे अज्ञानी हूं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि कम से कम ये मानना भी शुरुआत है पहले कदम की। लेकिन उनका क्या करें? हरिशंकर परसाई ने कहा कि मूर्ख का ज्ञान जो है वो पत्थर से भी ज्यादा लोहे की तरह कठोर होता है। तो कई बार मूर्ख बहुत विषमता पैदा करते हैं, जड़ बुद्धि के होते हैं और अपनी बुद्धि से इतने कन्फाइंड होते हैं कि उनसे कुछ भी करना, करवाना या मनवा लेना बड़ा कठिन होता है। तो ऐसे लोगों की पहचान करिए, अपने को सेंसिटिव बनाइए, संवेदनशील बनाइए, अपनी चेतना को स्वतंत्र करिए, विनम्र बनिए, लोगों की मदद के लिए 2 कदम चलिए। तो मुझे लगता है कि सच्चे अर्थों में इंसानियत है, स्वतंत्रता है, उसका भाव है। नहीं तो ये देश 3,500 साल तक तो गुलाम था ही। मुझे नहीं लगता कि जो दशा दिशा है वो आगे भी बचेगा। आर्थिक गुलामी घेर लेगी हमें। इसलिए हमें अब जहां खड़े हैं वहां से 2 कदम उस रास्ते पे चलना है जिस पे महापुरुष चले। हमें नहीं पता है तो उस रास्ते को ही अपना लें। आजकल तो चैट जीपीटी, क्लॉड, परप्लेक्सिटी, गूगल, ये सब बहुत तरह के यंत्र तंत्र मंत्र आ गए हैं, सबके मोबाइल में है, सबके हाथ में मोबाइल है। इस सभा में तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा आदमी निरीह होगा जिसके पास मोबाइल नहीं है, सबके पास है। तो कम से कम आप सारे लोग उन लोगों से तो सबल हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है। तो अपनी सबलता का परिचय दीजिए, आगे बढ़िए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।